हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम वंस अगेन। आज मैं ग्रीस कर्नाड के फेमस प्ले तुगलक को हिंदी में नरेट करूँगी। तुगलक ग्रीस कर्नाड के द्वारा लिखी गई एक हिस्टोरिकल प्ले है जो कि 1964 में लिखी गई थी। इस प्ले को 13 सीन्स में डिवाइड किया गया है और इस प्ले में मेनली मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को ही दिखाया गया है। तो इस प्ले की स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक कौन था इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जो पूरा प्ले है इसमें तुगलक की स्टोरी को ही दिखाया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पर 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया था और दिल्ली पर शासन करने वाला मोहम्मद पहला सुल्तान था जो पढ़ा लिखा था और ये कई भाषाओं का जानकार भी था। तो तुगलक अपने ज़माने के सुल्तानों से कुछ अलग करना चाहता था, जिस कारण इसने कई योजनाएं लागू किए थे, लेकिन इनकी सारी योजनाएं समय के साथ साथ असफल साबित हुई और इन्हीं बेतुके योजनाओं के कारण ही लोग तुगलक को पागल बादशाह और पढ़ा लिखा गवार भी कहा करते थे। तो अब मैं तुगलक के उन 3 योजनाओं को डिस्कस करूंगी जो तुगलक के लिए सबसे बड़ी हार साबित हुई थी। पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि की योजना। जब राजकोष में धन कम हो गया था तो राजकोष में धन लाने के लिए इस योजना को लागू किया गया था, क्योंकि दोआब के किसान बहुत अच्छा फसल उगाते थे और इसीलिए उन पर टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया था। लेकिन टैक्स बढ़ाने के कारण फिर वहाँ के किसानों की हालात ख़राब हो गए और वहाँ अकाल पड़ने लगा और इस कारण इस योजना को फिर बाद में बंद करना पड़ा था। तुगलक की दूसरी सबसे बड़ी भूल थी राजधानी बदलने की योजना। तुगलक दिल्ली से अपनी राजधानी को बदलकर दौलताबाद करना चाहता था ताकि वो उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिण भारत पर भी अपनी पकड़ को बना सके। दक्षिण भारत में ज़्यादातर हिंदू रहते थे और इसीलिए वो चाहता था कि वो मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं पर भी राज कर सके और इसीलिए वो अपनी राजधानी को दौलताबाद बदल लेता है। लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि राजधानी बदलते वक्त बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया इसका लेकिन फिर भी तुगलक ने अपने जिद के कारण राजधानी को चेंज किया और जिस कारण पूरे राज्य में एक भूखमरी वाला माहौल आ गया था। लोगों के पास खाने के लिए नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं थे और इसी कारण लोग इस योजना से चिढ़कर तुगलक को सिरफिरा राजा और पागल बादशाह भी कहना शुरू कर दिया था। तुगलक की तीसरी सबसे बड़ी भूल थी सांकेतिक मुद्रा योजना। तुगलक के शासनकाल में सोने चांदी के सिक्के चलते थे, लेकिन फिर तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन फिर लोगों ने तांबे के सिक्के घर पर ही बनाना शुरू कर दिया था, जिस कारण मार्केट में तांबा का सिक्का जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर बाद में तुगलक को तांबे के सिक्कों को बंद करना पड़ा और फिर से उसे सोने चांदी के सिक्के को चलाना पड़ा था, जिस कारण उसे अपने खजाने से लोगों को सिक्का देना पड़ा था और इसी कारण राजकोष का जो धन है वो खाली हो गया था और इस तरह से ये योजना भी तुगलक के लिए बहुत बड़ी हार साबित हुई थी। तो इन्हीं असफल योजनाओं के कारण राज्य में कई लोग थे जो तुगलक का विरोध करते थे। तो कई लोग ऐसे भी थे जो इन योजनाओं का गलत फ़ायदा उठाते थे, जिसमें से अजीज एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इस प्ले में अजीज ने कैसे तुगलक के योजनाओं का भरपूर फ़ायदा उठाया और ये हम स्टोरी में जानेंगे। तो अब सबसे पहले हम इस प्ले के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली पर 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया था और लोग इसे पागल बादशाह भी कहते थे इसके बेतुके नीतियों के कारण। इस प्ले में ग्रीस कर्नाड ने तुगलक के डबल पर्सनैलिटी को दिखाया है, जहां एक तरफ वो अपने प्रजा की भलाई का बात करता है तो वहीं दूसरी तरफ उसने अपने पावर को बनाए रखने के लिए कई मर्डर भी किए थे, जो कि हम आगे स्टोरी में देखेंगे। सेकेंड कैरेक्टर है अजीज। ये एक मुस्लिम धोबी है जो कई बार इस प्ले में पैसों के लालच में अपना रूप बदलता है और ये बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे मर्डर ही क्यों ना करना पड़े। थर्ड कैरेक्टर है वजीर मोहम्मद नजीब। नजीब एक पॉलिटिशियन है और ये तुगलक का बहुत ख़ास आदमी है। इसके बाद फोर्थ कैरेक्टर है जियाउद्दीन बरानी। बरानी एक हिस्टोरियन है और ये भी तुगलक के बहुत करीब है और ये हमेशा तुगलक को कोई भी गलत कदम उठाने से हमेशा ये तुगलक को रोकता है। फिफ्थ कैरेक्टर है शेख इमामुद्दीन। ये तुगलक का बहुत बड़ा दुश्मन है। शेख को तुगलक की नीतियाँ एकदम पसंद नहीं आती है और इसीलिए ये हमेशा तुगलक के खिलाफ लोगों के बीच जाकर तुगलक का विरोध करता है और इसी कारण तुगलक ने इसे मरवा दिया था।
सिक्स्थ कैरेक्टर है साहिबुद्दीन। ये तुगलक को अच्छा इंसान मानता था और इसीलिए तुगलक ने अपने एब्सेंस में नजीब के साथ साथ इसे भी राज्य का भार सौंपा था। लेकिन बाद में रतन सिंह ने इसे तुगलक के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए उकसाया और जिस कारण इसकी मौत भी हो जाती है तुगलक के हाथों ही। नेक्स्ट कैरेक्टर है तुगलक की स्टेप मदर। ये तुगलक की स्टेप मदर है। और इसके बाद नेक्स्ट है गयासुद्दीन। गयासुद्दीन अब्बासिद खलीफा का वंशज है। तुगलक ने इसे दौलताबाद आने के लिए इनवाइट किया था। जब दौलताबाद में चारों तरफ अकाल और भूखमरी का माहौल था तो तुगलक ने इसे बुलाया था ताकि इसके ब्लेसिंग से राज्य में फिर से सुख शांति आए। नेक्स्ट कैरेक्टर है आजम। ये अजीज का फ्रेंड है जो अजीज के साथ मिलकर लूट चोरी चपाटी करता था। इसके बाद नेक्स्ट है एन उल मुल्क। ये तुगलक का चाइल्डहुड फ्रेंड था लेकिन बाद में ये तुगलक का बड़ा दुश्मन बन जाता है और तुगलक के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। अब सारे मेजर कैरेक्टर्स को डिस्कस करने के बाद मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत के लोगों से। लोग आपस में अपने नए सुल्तान तुगलक के नई नई नीतियों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। कई योजनाएं लोगों को अच्छी लगती है तो कई योजनाएं लोगों को समझ नहीं आती है। जैसे कि राजधानी चेंज करने की योजना लोगों के समझ नहीं आती है और लोग तुगलक का मजाक भी उड़ाते हैं, उसे पागल बादशाह कहते हैं। तो इसी बीच तुगलक अनाउंसमेंट करवाता है कि राज्य में अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो वो तुगलक के खिलाफ केस कर सकता है और केस जीतने वाले को 500 दिनार मतलब सोने के सिक्के और एक जॉब मिलेगी। इन सभी अनाउंसमेंट के साथ तुगलक ये भी बोलता है कि वो सभी को बराबरी का हक और न्याय देना चाहता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, वो सभी को अपने साथ लेकर चलना चाहता है और वो इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाना चाहता है। एक तरफ तो तुगलक इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है और दूसरी तरफ राज्य में अफवाह फैली हुई थी कि तुगलक ने राज्य की सारी पावर अपने हाथ में लेने के लिए अपने ही पिता और भाई का मर्डर करवाया था। तो इस प्ले में तुगलक के डबल पर्सनैलिटी को भी बड़े अच्छे तरीके से गिरीश कर्नाड ने दिखाया है। तो इसी बीच एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर अजीज की एंट्री होती है। अजीज एक नंबर का फ्रॉड और धूर्त किस्म का है। तो जैसे ही उसे पता चला कि तुगलक ने अनाउंसमेंट करवाया है कि कोई भी तुगलक के खिलाफ केस कर सकता है अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, तो इसका फ़ायदा उठाकर अजीज तुगलक के खिलाफ केस कर देता है कि राज्य के द्वारा उसकी ज़मीन जो है वो जब्त कर ली गई है। अजीज एक मुस्लिम धोबी है लेकिन तुगलक का हिंदुओं के प्रति लगाव देखकर वो एक ब्राह्मण बन जाता है ताकि केस वो आराम से जीत सके और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो केस जीत जाता है और उसे तय इनाम भी दिया जाता है। केस जीतने के लिए इसने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया था क्योंकि इसने एक ब्राह्मण के जब्त ज़मीन को पहले ख़रीदा और फिर उसका फ़र्ज़ी कागज़ बनवाकर वो आराम से केस जीत जाता है। इसके बाद अजीज अपने फ्रेंड आजम को भी अपने साथ जोड़ लेता है ताकि वो भी फ्रॉड करके पैसा कमा सके। इस प्ले को टोटल 13 सीन्स में डिवाइड किया गया है। तो ये सीन 1 की स्टोरी थी और अब हम सीन 2 की स्टोरी को देखेंगे। सीन 2 की शुरुआत होती है तुगलक के महल से। तुगलक यहाँ 2 खतरों के बारे में डिस्कस करता है। एक खतरा है एन उल मुल्क का जो अपनी सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहा था आक्रमण करने के लिए तुगलक के खिलाफ, और दूसरा खतरा था शेख इमामुद्दीन। ये शेख इमामुद्दीन तुगलक के उल्टे सीधे योजनाओं के खिलाफ राज्य में घूम घूम कर तुगलक का विरोध कर रहा था। इसने तुगलक पे अपने ही बाप और भाई को मारने का भी आरोप लगाया था। तो दोनों मुसीबतों से निपटने के लिए तुगलक अपने 2 करीबी नजीब और जियाउद्दीन बरानी से सल्यूशन मांगता है। तो नजीब तुगलक को सलाह देता है कि उसे जल्द से जल्द अपने विरोधियों को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन बरानी बहुत ही जेनरस और ऑनेस्ट था तो वो तुगलक को सजेस्ट करता है कि आप लोगों का भला करने पर ध्यान दीजिए तो प्रजा हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन तुगलक बरानी के सीधे साधे विचार पर कोई ध्यान नहीं देता है और नजीब के साथ मिलकर शेख इमामुद्दीन को मरवाने का प्लान तैयार करता है। नजीब तुगलक से बोलता है कि महाराज, आपके विरोधी शेख इमामुद्दीन का चेहरा आपसे मिलता जुलता है। तो ये सुनकर तुगलक नजीब को देखता है और बोलता है, यू आर अ डेविल नजीब। तो ये इशारों ही इशारों में क्या बात हुई दोनों के बीच, ये 3rd सीन में हमें पता चलेगा।
थर्ड सीन में हम देखते हैं कि तुगलक शेख इमामुद्दीन को अपने साथ बातचीत के लिए बुलाता है और इसी मीटिंग में तुगलक शेख इमामुद्दीन को अपने जाल में फंसाता है। वो शेख इमामुद्दीन से कहता है कि वो ऐन उल मुल्क के पास तुगलक का राजदूत बनकर जाए और उससे कहे कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हमें अमन और शांति चाहिए। और अगर वो नहीं जाता है ऐन उल मुल्क के पास तो लाखों हज़ारों मुसलमानों का युद्ध में खून बहेगा। ये सब सुनकर शेख इमामुद्दीन तुगलक की बातों को मान लेता है और फिर शेख इमामुद्दीन को एक राजा की तरह कपड़े पहनाकर हाथी पर बिठाकर पूरी सेना के साथ उसे ऐन उल मुल्क से बात करने के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ ऐन उल मुल्क शेख इमामुद्दीन को तुगलक समझकर उस पर आक्रमण कर देता है और शेख इमामुद्दीन मर जाता है। इसके बाद दोनों सेनाओं में युद्ध होती है और तुगलक इस युद्ध में बड़ी ही चालाकी के साथ जीत जाता है। अब इसे ही कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। एक तरफ तो तुगलक ने अपने बड़े दुश्मन शेख इमामुद्दीन को भी मरवा दिया और ऐन उल मुल्क के साथ जो युद्ध होने वाला था उसे भी उसने बड़े ही चालाकी से जीत लिया था। इधर तुगलक शेख इमामुद्दीन के मरने के बाद मगरमच्छ के आंसू बहाता है और कहता है कि ठीक है ऐन उल मुल्क, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर तुगलक और ऐन उल मुल्क के बीच जो तनाव था वो भी ठंडा पड़ गया। लेकिन फिर रतन सिंह और अमीर मिलकर तुगलक के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि रतन सिंह को तुगलक की सारी चालाकियों के बारे में पता होता है। उसे पता होता है कि कैसे तुगलक ने शेख इमामुद्दीन को अपने जाल में फंसाकर ऐन उल मुल्क से बात करने के लिए भेजा था ताकि वो वहाँ पे मारा जाए। तो रतन सिंह और अमीर मिलकर क्या करते हैं कि साहिबुद्दीन को भी अपने साथ मिला लेते हैं तुगलक के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए और ये तीनों मिलकर तुगलक को मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ये जो रतन सिंह है ये बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। ये पूरे खेल को पलट कर रख देता है। ये रतन सिंह तुगलक को जाकर इस षड्यंत्र के बारे में बता देता है और साहिबुद्दीन जो है वो तुगलक के हाथों मारा जाता है जब वो तुगलक को मारने के लिए गया था। तुगलक अपने खिलाफ हुए षड्यंत्र से एकदम चिढ़ जाता है और राज्य में अनाउंसमेंट करवाता है कि जल्द से जल्द दिल्ली सल्तनत के लोगों को दिल्ली छोड़कर दौलताबाद जाना है और इस आज्ञा का पालन सबको करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता उनके पास नहीं है। तो तुगलक के इस जिद के कारण कई लोग रास्ते में मर गए और उन्हें भूख, बीमारी, दर्द का सामना करना पड़ा। इसी बीच तुगलक के उल्टे सीधे योजनाओं के कारण राज्य को उसका खजाना भी खाली हो जाता है, जिस कारण दोआब के किसानों पर टैक्स बढ़ा दिया गया। लेकिन वहाँ के भी किसान टैक्स के बोझ को सह नहीं पाते हैं और चारों ओर अकाल पड़ गया, तो लोग भूखे मरने लगे। इधर कॉपर का सिक्का भी लोगों ने घर पर ही बनाना शुरू कर दिया था, जिस कारण मार्केट में कॉपर के सिक्के बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो फिर इस कॉपर के सिक्के को भी बंद करवाना पड़ा और फिर राजकोष से सोने चांदी के सिक्के लोगों में बांटना पड़ा, जिस कारण राजकोष का जो धन है वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। तो एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि तुगलक डे बाय डे नीचे गिरते जा रहा है, वहीं अजीज जो है तुगलक के सभी योजनाओं का गलत फ़ायदा उठाकर दिन प्रतिदिन वो बस पैसे कमाने में लगा हुआ है। तो अजीज को जब जैसे ही पता चलता है कि गयासुद्दीन दौलताबाद आने वाला है, तो वो गयासुद्दीन को मारकर उसके कपड़े पहन लेता है और सोचता है कि वो गयासुद्दीन बनकर अब दौलताबाद जाएगा तुगलक के पास। और इधर महल में तुगलक की मुसीबतें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तुगलक की जो स्टेप मदर थी वो नजीब को जहर देकर मरवा देती है और इस बात को जब तुगलक को पता चलता है ये बात, तो तुगलक क्रोध में अपने स्टेप मदर को भी पत्थर से मरवाकर मार देता है। तुगलक अब पूरी तरह से नीचे गिर चुका था, उसके दोनों हाथ खून से रंग चुके थे। तो इतना सब होने के बाद तुगलक एकदम अकेला पड़ जाता है और भगवान से वो दया की भीख मांगता है। तभी बरानी आकर तुगलक को बताता है कि अब्बासिद खलीफा का वंशज गयासुद्दीन जो है वो दौलताबाद पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन तुगलक को ये खबर सुनकर कोई खुशी महसूस नहीं होती है, क्योंकि राज्य में लोग भूखे मर रहे हैं और लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, क्योंकि लोग अपने घर को छोड़कर, दिल्ली को छोड़कर लोग दौलताबाद आ चुके हैं। लोगों के पास रहने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर पूरे राज्य में पब्लिक अनाउंसमेंट करवाया जाता है कि गयासुद्दीन एक सेवियर है जो दौलताबाद आ रहे हैं, ताकि हम प्रेयर दोबारा स्टार्ट कर सकें और उनके आशीर्वाद से लोगों के कष्ट भी दूर होंगे।
तुगलक ने राज्य में प्रेयर बंद करवा दिया था, लेकिन अब प्रेयर फिर स्टार्ट करवाने के लिए और गयासुद्दीन से आशीर्वाद लेने के लिए तुगलक ने गयासुद्दीन को दौलताबाद बुलाया था। लेकिन अब बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि लोगों को प्रेयर की नहीं, खाने की ज़रूरत थी। लोग खाना मांग रहे थे। लोग अपने घर छोड़कर दिल्ली से दौलताबाद आ चुके थे और उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लोग मर रहे थे और इस कारण लोग ने तुगलक के इस फैसले का भी विरोध किया। फिर जो अजीज है वो गयासुद्दीन का रूप धारण करके महल पहुंच जाता है और तुगलक उसका स्वागत करता है। और अजीज को गयासुद्दीन समझकर तुगलक उससे कहता है कि बस अब आप ही मुझे मेरी सारी कठिनाइयों से बाहर निकाल सकते हैं। इतना सब होने के बाद लास्ट सीन में दिखाया गया है कि कैसे अजीज अपनी पूरी कहानी को शुरू से लेकर, जब से उसने एक ब्राह्मण का रूप लेकर तुगलक के ऊपर केस जीता था और अंत में गयासुद्दीन का मर्डर करने तक की पूरी कहानी वो तुगलक को बताता है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी तुगलक जो है वो अजीज को पनिशमेंट नहीं देता है और उसे छोड़ देता है। अब तुगलक को अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है और वो फिर से अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने की बात करता है बरानी से। और फिर बरानी से कहता है कि अब मुझे मेरे पागलपन के साथ अकेला छोड़ दो। अब तुगलक जो है वो पूरी तरह से थक चुका था और वो बस सोना चाहता था। फिर कुछ ही देर में वो सो जाता है और इसी सीन के साथ ये प्ले जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।